दोस्तों आज हम एक ऐसे कंपनी की बात करेंगे जो कि इंफ्रा का एक पार्ट है। अब इंफ्रा खुद बिल्कुल अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर हुआ करता था। दोस्तों इंफ्रा में हमारे इतने अच्छे हाल नहीं होने के कारण हम लॉजिस्टिक में बहुत पीछे थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा नंबर 100वां लगता था। अब जैसे इंफ्रा में इंप्रूवमेंट दोस्तों हमने पिछले कुछ समय में देखा है, दोस्तों इससे कई सेक्टर्स बदल चुके हैं दोस्तों। हो सकता है कुछ सेक्टर जिनको आप वर्षों पहले अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर कहते हो सकता है वो आउट परफॉर्म कर रहे हो क्योंकि इंडिया की प्रायोरिटीज बदली है। आपने देखा होगा इंफ्रा में पहले अब क्या चेंज हुआ है। दोस्तों ये चेंज होने से हमारी कंपनीज पे भी दोस्तों इसकी इफेक्ट पड़ सकती है। दोस्तों इंफ्रा में जो कंपनीज की हम बात करेंगे वो रेलवे से ताल्लुक रखती है। अब रेलवे में तो आप देख रहे हो जबरदस्त बदलाव हुआ। कहा एक समय की मजबूरी की ट्रैवलिंग कही जाती थी, मजबूरी की ट्रैवलिंग, और कहा आज की लग्जरियस ट्रैवलिंग दोस्तों आज की इंडियन रेलवे दे रही है दोस्तों। हाई स्पीड्स आपने देखी, देखी ना, हाई स्पीड्स, क्लीनलीनेस और कई बदलाव के साथ और आने वाले समय में हम इसमें बड़े चेंज देखने वाले हैं। तो दोस्तों कौन सी कंपनी होगी? मैंने इंफ्रा बताया, चलो इंफ्रा से ताल्लुक है, रेलवे से ताल्लुक है, और ये रेलवे के जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे उनके फाइनेंसिंग से ताल्लुक है। अब तो पता चल गया, अभी कोई राज नहीं है। आईआरएफसी, दोस्तों आईआरएफसी की हम बात करेंगे। करंट रिजल्ट, वैसे हमने आईपीओ के समय भी इसका रिव्यू दिया था कि ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर है। अभी के नतीजे कैसे आ रहे हैं ये भी दोस्तों हम देखेंगे। और दोस्तों ये जो पूरा आज का सेशन रहेगा थोड़ा लाइव रहेगा, राइट? कल गांधी जयंती, कल छुट्टी है, तो अभी कब हम लोग अभी टीम को भेजेंगे ये वीडियो, ना कब वो एडिट करेंगे, छोटा करेंगे ना आपको देंगे, कोई छोटा मोटा नहीं करना है। हम लाइव आज इनके रिजल्ट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। रेडी हो दोस्तों? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अपडेट आप लोगों को रेगुलरली मिलते जाए। सबसे पहले हम समझे दोस्तों कि ये सेक्टर कैसा कर सकता है, ये कंपनी का किस सेक्टर से कंसर्न है। दोस्तों पिछले बजट में आप लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ के कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया। तो 10 लाख करोड़ इज अ ह्यूज कैपेक्स। 38% पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा खर्चा करने वाले थे। तो यहीं से दोस्तों ट्रिगर होना चाहिए इंफ्रा सेक्टर। तो गवर्नमेंट का फोकस पता चलता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर का। और ये एक टेल विंड की तरह दोस्तों पुरवार कर सकता है इससे रिलेटेड कंपनियों से। दोस्तों कई बार क्या होता है, हेड विंड्स होती है आपकी कंपनियों के सामने, कंपनी आगे बढ़ना चाहती है पर आगे से पवन उनको आगे बढ़ने नहीं देता है। टेल विंड सेगमेंट उसे कहते हैं जो आप पीछे से धक्का लगाते रहते हैं, तुम बढ़ते हो 12% की स्पीड से, पवन ऐसा है कि तुम्हारी ग्रोथ को बढ़ा के 15% कर देता है। तो ऐसे ही कुछ टेल विंड सेगमेंट हम इंफ्रा में देख रहे हैं। इसमें दोस्तों इंडियन रेलवेज 10 लाख करोड़ में से करीबन 2.5 लाख करोड़ इंडियन रेलवेज के पास दोस्तों जाएगा। तो इंडियन रेलवेज के पास अगर फंड आता है दोस्तों, ये कहां यूज हो सकता है कि हमको सोचना है दोस्तों। या दोस्तों बहुत बार लोग कहते हैं लेकिन गवर्नमेंट कंपनियों में पैसा नहीं लगाने का। दोस्तों गवर्नमेंट कंपनीज का अंडर परफॉर्मेंस अब कल की कहानी बन चुका है दोस्तों। आज की कहानी ये कहती है कि गवर्नमेंट कंपनीज आर परफॉर्मिंग वेल। आपने देखा होगा किस प्रकार से दोस्तों गवर्नमेंट की कंपनियों के गवर्नमेंट की कंपनीज के परफॉर्मेंस सुधरे हैं दोस्तों। हम लोग वर्षों से कहते थे भारत में रिलायंस के बाद अगर पहली कोई कंपनी 50,000 करोड़ को पार करेगी तो वो या तो टीसीएस होगी या एचडीएफसी बैंक होगी, राइट? ये दोनों ही दोस्तों अभी करीबन 40,000 करोड़ के करीब पहुंचे हैं, और एक कंपनी ने हमारी इस बात को झुठला के उनसे आगे निकल गई, एंड दैट इज योर गवर्नमेंट एसबीआई। प्रूव किया कि नहीं? हम गलत हुए, दैट्स ग्रेट दोस्तों, खुशी होती है गलत होने में, बिकॉज योर कंपनीज आर परफॉर्मिंग। हमें एसबीआई पे पूरा भरोसा था कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, अच्छी फ्रेंचाइजी थी उनके पास, लाइफ जीआई जैसी। लेकिन दोस्तों ऐसा आउट परफॉर्मेंस जहां वो एचडीएफसी बैंक और टीसीएस को पीछे छोड़ के प्रॉफिट करे, क्या उम्मीद नहीं की थी दोस्तों। जब आपकी उम्मीद से कुछ अलग हो रहा हो तब भी दोस्तों हमें अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए, और जो नए इनपुट आ रहे हैं उनको ध्यान में जरूर रखने चाहिए दोस्तों। गवर्नमेंट कंपनीज को अगर हम अंडर परफॉर्मर कहेंगे
तो आप सोच सकते हो आने वाले 10 सालों में और क्या चीजें हो सकती है, राइट? आज हम इंडियन रेलवेज की बात कर, अभी एसबीआई की नहीं, पर इंडियन रेलवेज की जो कंपनी है आईआरएफसी, दोस्तों आईआरएफसी को समझने के लिए रेलवे को भी थोड़ा समझना होगा कि नहीं? दोस्तों भारतीय रेलवे क्या है? आज 170 ईयर की हुई है, पर दोस्तों ये दुनिया की चौथे नंबर की सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क रखती है, और ये भारत का बैकबोन है, क्योंकि करोड़ों लोगों को दोस्तों ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इनका बड़ा महत्व है दोस्तों। ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, साथ में कार्गो सर्विस ये दोस्तों देती है, राइट? सो इंडियन रेलवेज का महत्व अब जबकि हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, अब हमारा विजन, अभी हम 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तीसरे नंबर की इकोनॉमी तो अभी हम यही दशक में दोस्तों होने वाले हैं, पर अब अपना विजन है दोस्तों भारत का 2047 तक वर्ल्ड की नंबर वन इकोनॉमी बनने का। दोस्तों इस वर्ल्ड की नंबर वन इकोनॉमी बनने की सफर में दोस्तों इंडियन रेलवे का भी महत्व का दोस्तों योगदान रहना चाहिए। तो इंडियन रेलवेज का गोल है कि इस अमृत काल के दौरान 7,000 किलोमीटर की हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दोस्तों ये लोग बनाएंगे। तो दोस्तों हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तो हमने देखा नहीं था। अब अगर ये बनता है दोस्तों, तो इनके फिनांसिंग के प्रोजेक्ट किसके पास आ सकते हैं, जरा हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए, राइट? दोनों चीजें, 7,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जहां पे हजारों करोड़ों लोग ट्रैवल कर पाएंगे, और करीबन 8,000 करोड़ का दोस्तों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 10,000 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर, जहां पे आज जो धीमी गति से ट्रेन जाती है कार्गो की, वो स्पीड नहीं दोस्तों, 200 किलोमीटर की स्पीड पे चलती हुई ट्रेन, तो कार्गो में भी बढ़िया करेंगे, पैसेंजर में भी दोस्तों बढ़िया करेंगे। दोस्तों वंदे भारत, जो कि भारत का खुद का मेड इन इंडिया दोस्तों प्रोजेक्ट था, वंदे भारत का कमाल भी हमने देखा, कैसे भारत भर में दोस्तों उसको एक पॉजिटिव एटमोस्फेयर मिला है दोस्तों। आज वंदे भारत को लोग क्या कहेंगे, हम वेलकम कर रहे हैं, राइट? और उसकी मुसाफरी लोग प्रशंसा कर रहे हैं दोस्तों। आने वाले समय में, अभी तो कुछ वंदे भारत नहीं आई है, अभी तो हम कितनी ही वंदे भारत पूरे भारत को जोड़ते हुए दोस्तों हम देखेंगे, जहाँ पे इंडियन रेलवेज का फोकस है कि भारत की जीडीपी का 1.5% जितना कंट्रीब्यूट करेंगे। 1.5% जितना, जितना ट्रांसपोर्टेशन होता है दोस्तों, करीबन 45% ट्रांसपोर्टेशन पे इनको मार्केट शेयर रखना है। अब सीधी बात है, अगर मार्केट शेयर रखना है तो इकोनॉमिकल भी हो, स्पीडी भी हो, और प्रॉपर भी हो, इन सब पे दोस्तों इनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंडिंग यहाँ पे आना चाहिए। चेंजेस के चलते दोस्तों पिछले साल लाइफ टाइम हाई टर्नओवर किया है पैसेंजर सेगमेंट ने दोस्तों, करीबन 63,000 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया, जो कि एक अचीवमेंट है दोस्तों। और अब इतनी बढ़िया अगर सुविधाएं बढ़ेगी, मुझे दूर नहीं लग रहा है कि हम 1 लाख करोड़ पैसेंजर रेवेन्यू पे रेलवे को पहुंचता हुआ दोस्तों देखने वाले हैं। इसी प्रकार से कार्गो भी बहुत ही बढ़िया दोस्तों ग्रोथ कर रहा है। हमने अल्ट्राटेक के रिजल्ट, जेएसडब्ल्यू स्टील के रिजल्ट में भी इन चीजों का उल्लेख देखा कि कैसे उनके कॉस्टिंग को रेलवे की वजह से दोस्तों कॉस्टिंग कम हुई है, राइट? सो दिस ऑल आर चेंजेस। इंडियन रेलवेज विल ग्रो दोस्तों, इनको फाइनेंस करने वाली कंपनी आईआरएफसी जबरदस्त ग्रो करनी चाहिए। आने वाले कुछ साल नहीं, आने वाले कुछ दशक हो सकता है इस कंपनी को दोस्तों फायदा मिले। तो ये शॉर्ट टर्म स्टोरी नहीं है दोस्तों, एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, राइट? तो ये तो हमने कुछ रेलवे के बारे में जानकारी ली दोस्तों। अब हम प्रॉपर वे में आईआरएफसी के रिजल्ट देखेंगे। सबसे पहले हम आईआरएफसी की कुछ जानकारी लेते हैं कि वो धंधा किधर से लाते हैं, राइट? तो मैं आपके सामने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ओपन करूंगा आईआरएफसी का, राइट? उसमें से कुछ आईआरएफसी के बारे में जानेंगे, फिर हम आईआरएफसी की डेटा एनालिसिस करेंगे, और फिर हम फ्यूचर में क्या हो सकता है प्रेडिक्ट करेंगे। डन? चलो, what is IRFC? IRFC is a registered with RBI as a systematically important NBFC, राइट? दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की एक कंपनी हुई, और इनका काम ही ये डेडिकेटेड मार्केट बोरोइंग आर्म है जो इंडियन रेलवेज के लिए बनाई गई है। तो इंडियन रेलवेज को जो भी फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है दोस्तों, फाइनेंसिंग का टेक केयर ऑफ कौन करता है? आपकी ये आरएफसी।
उनका प्राइमरी बिजनेस क्या है? फाइनेंसिंग द एक्विजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक एसेट्स, राइट? फिर चाहे इंजिन हो, चाहे वैगन हो, चाहे कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो रेलवे रिलेटेड, दोस्तों यहाँ पे फाइनेंसिंग करते हैं। लीजिंग ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स एंड नेशनल प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लैंडिंग टू अदर एंटाइटीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। आप इनका एयूएम ब्रेकअप देख सकते हो दोस्तों। 98.99% एयूएम है जो वो मिनिमल क्रेडिट रिस्क वाला है। इनकी मल्टीपल पार्टीज नहीं होती है दोस्तों, राइट? इन एयूएम कितना है दोस्तों? 4.7 लाख करोड़ का क्वार्टर वन में इनका एयूएम हुआ, राइट? जो पिछले साल के मुकाबले दोस्तों 24% से बढ़ा है। नेटवर्थ दोस्तों कितना है कंपनी का? 47,000 करोड़। रिटर्न ऑन इक्विटी 13%, रिटर्न ऑन एसेट 1.33। ग्रोथ एनपी आप देख सकते हो दोस्तों नील है, क्योंकि मल्टीपल पार्टीज यहाँ पे नहीं है दोस्तों, राइट? टोटल डेप्ट कंपनी ने 4 लाख करोड़ की ली हुई होती है। क्यों? क्योंकि इनको 4,66,000 का क्या कहते हैं हम, फाइनेंसिंग करना है, राइट? तो ये फाइनेंसिंग करने के लिए डेब्ट भी लेनी रहेगी। बैंक या फाइनेंस कंपनी होती है दोस्तों, डेब्ट उनके ऊपर होगी, तो ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है। फंड रेज करेंगे और आगे फंड देंगे। पर फंड लेते हैं, फंड देते हैं, उसमें उनको क्या मिलता है? तो ये है उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन 1.33%। हालांकि 1.33 बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि इस बार कम है ये क्वार्टर वन में, राइट? हाई इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से। रेटिंग्स आप देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल ट्रिपल ए रेटेड इनके रेटिंग है। तो कभी भी आईआरएफ से रिलेटेड अगर कोई बॉन्ड आते हैं तो दोस्तों इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सी बार लोग पूछते हैं कोई अच्छे बॉन्ड में इन्वेस्ट करना हो तो ऐसे रेटिंग वाले बॉन्ड लो ना, फिर ये रेटिंग में कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभार आप लोग प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जिनके रेटिंग बड़े कम होते हैं, वो रिस्क रहता है दोस्तों, नहीं करना चाहिए, राइट? तो बढ़िया रेटिंग है कंपनी का। नेट गेयरिंग रेशियो 8.72%, CRAR 628%, राइट? सो दिस इज अबाउट समथिंग अबाउट आईआरएफ। की स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेटेजिक रोल इन ग्रोथ ऑफ इंडियन रेलवे। दोस्तों इंडियन रेलवे का जितना ग्रोथ होगा उतना ये लोग भी दोस्तों आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फाइनेंसिंग ये करने वाले। तो ये लो रिस्क कॉस्ट प्लस बिजनेस मॉडल हुआ, जहां पे जीएनपीए बिल्कुल बढ़ते नहीं है। कंपिटिटिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, क्यों? क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म रेटिंग इनके जबरदस्त है, तो ऐसे केस में इनको बोरोइंग की तकलीफ भी नहीं पड़ती है और बोरोइंग सस्ता मिलता है। सस्ता मिलता है, ये सस्ता देते भी है आगे। क्यों? क्योंकि रेलवेज के लिए भी दोस्तों यही जगह है, अब यहीं पे सस्ता मिले कोई और जगह क्यों देखे, राइट? तो ये लोग को फंडिंग सस्ता मिलता है, ये आगे फंडिंग सस्ता देते हैं और उनका बीच में अच्छा मार्जिन निकलता है। स्ट्रॉन्ग एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एंजॉय रेगुलरिटी एग्जेम्पशन। एक मोनोपोली जैसी दोस्तों कंपनी हुई आपकी रेलवे फाइनेंसिंग की। दोस्तों ये एसेट अंडर मैनेजमेंट आपके सामने है दोस्तों। कितनी है इनकी एवीएम थी दोस्तों? आज 4,66,000 करोड़ की इनकी एवीएम है, जो 1.5 लाख करोड़ थी 2018 में। कंसिस्टेंटली हर साल बढ़ते चले गए दोस्तों, राइट? क्वार्टर वन फाइनेंशियल 23 में ये 4.3 लाख दिख रही है, मतलब ऐसा मत समझना, राइट, कि ये कम है। ये क्वार्टर वन पिछले साल की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल 23 तो ऑब्वियस से ज्यादा होगा, राइट? तो लास्ट ईयर दोस्तों 4.66 लाख करोड़ अभी क्वार्टर वन में अभी इतनी ही है, पर पिछले साल के क्वार्टर से ज्यादा है। अब जैसे जैसे साल खत्म होता हुआ देखोगे, ये 50 लाख करोड़ का ईवीएम दोस्तों इस बार इनका पार होने वाला है। तो एक बड़ा बेंचमार्क दोस्तों पार करेंगे इनका एवीएम। 50 नहीं है, सॉरी, 5 लाख करोड़ का दोस्तों इनका हो जाएगा। एवीएम में दोस्तों इनके कौन से बड़े पार्ट है? सबसे बड़ा पार्ट है एडवांस अगेंस्ट रेलवे इंफ्रा एसेट्स टू बी लीज्ड, राइट? एंड लीज रिसीवेबल एसेट भी इनके पास 38% है दोस्तों। ये फिनांस भी करते हैं और ये वैगन्स और ट्रेन की लीज भी करते हैं। तो लीज की भी इनकी इनकम होती है और फिनांसिंग की भी इनकम होती है। दोनों प्रकार की इनकम दोस्तों इनकी होती है, राइट? तो अगर मैं अभी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखूं तो दोस्तों क्वार्टर वन के मार्जिन बिल्कुल बुरे आए हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट हाई है अभी। डेप सॉरी इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं आरबीआई के दोस्तों। पिछले क्वार्टर में नहीं बढ़े, चलो अच्छी बात है, पर घटेंगे जब ये आरबीआई के रेट जब घटेंगे तब हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन को बढ़ता देखेंगे।
अभी इनको भी फंडिंग वैसे हिस्टोरिकल फंडिंग से तो महंगा ही मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट हाई है। तो ये इंटरेस्ट रेट हाई होने से इनके मार्जिन कम है, ये इनके मार्जिन दोस्तों अभी प्रॉफिटेबिलिटी को तोड़ रहा है। ओवरऑल बिजनेस बढ़ रहा है, अभी के मार्जिन बुरे हैं, लॉन्ग टर्म तो दोस्तों बढ़िया ही रहेगी। या मैंने लिखे डेटा दोस्तों, क्वार्टर वन में 1.33, जो हिस्टोरिकली लो है दोस्तों। 2018 से हमने इतना लो इंटरेस्ट मार्जिन कभी नहीं देखा, वो इसी क्वार्टर में है। सो दिस क्वार्टर वाज नॉट गुड इन द टर्म्स ऑफ मार्जिन। पर देखो एक चीज और क्लियर है कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने बंद हुए, तो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की साइकिल चली, वैसे इंटरेस्ट रेट घटने की साइकिल चलेगी, तो ये मार्जिन किधर पहुंचेंगे? ये मार्जिन वापस ऊपर आएंगे, तब लेने जाएंगे कि हम आईआरएफसी, ऐसे ही समय पे तो लेना चाहिए, राइट? क्योंकि ये साइकिल इनके हाथ में नहीं, ये तो आरबीआई की साइकिल है। आरबीआई की साइकिल घटेगी, रातों रात आप देखोगे मार्जिन सुधरते जाएंगे, राइट? तो बुक वैल्यू कंपनी का 36, अभी आप अंदाजा लगाओ, अभी जब हम इनको रिकमेंड कर रहे थे तब बुक वैल्यू से भी लो प्राइस पे मिल रहा था, है कि नहीं? अभी 25 रुपया भी प्राइस था, 36 रुपीज अभी भी बुक वैल्यू है दोस्तों। बुक वैल्यू हम ये नहीं कह सकते बहुत महंगा है, राइट? प्रॉपर बुक वैल्यू है आपकी कंपनी की। अर्निंग पर शेयर भी 5 रुपया है दोस्तों, दैट्स ग्रेट। फेयर वैल्यू का मैंने स्प्रेडशीट खोला हुआ है दोस्तों, हम धंधे देख लेते हैं। एयूएम आपने देखा कैसे कंसिस्टेंट बढ़ा। दोस्तों फाइनेंस की कंपनियों में एयूएम बढ़ने का मतलब है दोस्तों इंटरेस्ट इनकम बढ़ती है। हियर यू कैन सी 9,000 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम बढ़ते बढ़ते दोस्तों करीबन 24,000 करोड़ पहुंची है पिछले साल। और इस साल भी अगर 23% से दोस्तों ईवीएम बढ़ा है, आप सोच सकते हो रेवेन्यू इस बार भी बढ़ने वाला है। प्रॉफिटेबिलिटी आप देखो दोस्तों, कंटिन्यू 2018 में 2,000 करोड़ की थी, ये 6,300 करोड़ पहुंच चुकी है। ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो सीधी बात है इन्वेस्टर जो इस ऐसी कंपनी को रखते हैं उनको भी कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलने की उम्मीद होती है, राइट? हियर वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको हिस्ट्री बताई, हमें ये भी देखना चाहिए अभी क्या चल रहा है। दोस्तों यहाँ ऊपर मैंने ये भी डेटा दिया हुआ है, जब आईपीओ आया 2022 में तब तक हमने इतना ही एयूएम देखा था। आईपीओ के रिकमेंडेशन में भी हमने कहा था दोस्तों कि आप 5 लाख करोड़ का दोस्तों एयूएम देखने वाले हो, राइट? सो कंसिस्टेंट सेल्स, प्रॉफिट, ईपीएस बढ़ा है। मार्जिन इनके पिछले साल के कम थे, प्रीवियस 2-3 साल के देखे उससे। और ये साल दोस्तों अभी क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई है, तो मार्जिन सुधरे तो नहीं होंगे, ये तो सीधी बात है, राइट? कंसिस्टेंटली दोस्तों रिजर्व भी सुधरता जा रहा है। दोस्तों 2018 में 14,000 करोड़ का रिजर्व था, आज 32,000 करोड़ का रिजर्व हो चुका है। तो रिजर्व इंक्रीजिंग मतलब आपकी वैल्यू बढ़ रही है। अभी के नतीजे क्या है देखो, मैं आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ही बताना चाहूंगा। 19% से धंधे बढ़े दोस्तों। तो धंधे कैसे? बढ़िया ग्रोथ है दोस्तों एकदम। पर फिनांस कॉस्ट 29% से बढ़ा है, ये अच्छी बात नहीं। धंधे बढ़े 19% से, अब फिनांस कॉस्ट जो इनका मेन खर्चा है दोस्तों, 98% खर्चा टोटल कॉस्ट का फिनांस कॉस्ट होता है। तो जब ये कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट तो टूटेंगे। हमने देखा नेट इंटरेस्ट इनकम डिक्रीज हुई, क्यों? क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन डिक्रीज हुए। प्रॉफिट 6% से टूटे इस क्वार्टर में, बराबर है? सो इस चीज को दोस्तों रेडी रखो। मैंने यहाँ पे फेयर वैल्यूएशन में भी ये डेटा डाला हुआ है, पर ये चीज के लिए दोस्तों हम तैयार भी थे, क्योंकि पिछले साल के जो नतीजे आए थे उसमें भी 18% का ग्रोथ था, यानी धंधा तो बढ़िया ही था। पर पिछले साल भी प्रॉफिट नहीं बढ़े थे, क्यों? आपके मार्जिन पिछले साल गिर रहे थे। तो ये कोई नई कहानी नहीं है, देखो धंधा जबरदस्त है, ये भी पुरानी कहानी है। प्रॉफिट टूट रहे हैं, ये भी पुरानी कहानी है। तो कहानी में ट्विस्ट कब आएगा? इंटरेस्ट रेट घटेंगे, प्रॉफिट सुधरेंगे, वो होगा दोस्तों इनके लिए एक बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पे मैंने आपको लेटेस्ट रिजल्ट सब डाल के दिए हुए, राइट? कैसे प्रॉफिट इस बार इनके टूटे हैं, पर चिंता नहीं है, धंधे जबरदस्त है। 19% ग्रोथ मतलब दोस्तों ऐसी कंपनी में हम 2-1% वेटेज दे सकते हैं, राइट? इनको पैसा किधर से आया दोस्तों? 32% इंटरेस्ट इनकम से आया, पर उससे बड़ी इनकम इनकी कौन सी है? लीज इनकम है, 68%, राइट? दोनों ही इनकम इनकी बड़ी है, अच्छी। तो ये इनको दोस्तों बूस्ट दे रहे, टेल विंड कहते हैं ना, ये इनको टेल विंड दे रहे हैं दोस्तों, राइट? तो यहाँ पे हमने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी यही सब चीजें देखी। गोइंग फॉरवर्ड हम बाद में देख लेते हैं, इधर मैं आपको प्रेडिक्शन बता दूं। धंधा मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये साल भी बढ़िया रहेगा।
देखो कंजर्वेटिव सोचते हैं हमेशा, बहुत ज्यादा नहीं सोचो। 14% का तो एक कंजर्वेटिव ग्रोथ उम्मीद करेंगे। अभी तो एक ही क्वार्टर गया है, अब एक क्वार्टर 19%, पूरे साल थोड़ी 19% रहेगा। रहे तो अच्छी बात है, पर कंजर्वेटिवली मैंने 14% का ग्रोथ उम्मीद किया है। दोस्तों मैंने यही स्टांस अभी रखा है कि इंटरेस्ट रेट नहीं घटेंगे, तो नहीं घटेंगे तो मार्जिन भी ऐसे रहेंगे। तो इस केस में दोस्तों प्रॉफिट मेरा 0% से बढ़ेगा। तो इस साल मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों, एवीएम मेरा इस साल भी बढ़िया बढ़ने वाला है, राइट। मैं इस साल 5 लाख करोड़ के एवीएम पे आऊंगा, 27,000 करोड़ का मेरा धंधा पहुंचेगा। प्रॉफिट मेरे इस साल नहीं बढ़ेंगे, पर ये प्रेडिक्शन किसके बेस पे है, इंटरेस्ट रेट कौन से, हाई। इंटरेस्ट रेट डाउन आने दो, ये प्रॉफिट अचानक पलटी मार के 50% से बढ़ेगी, बराबर। सो हियर यू कैन सी प्रॉफिट्स मैंने कंजर्वेटिव लिया है, बुरे लिए। ईपीएस 4.9, फेयर वैल्यूएशन अभी 39 रुपीज की दोस्तों बनती है, राइट। इन डेटा के आधार पे अगर मैं पिछला साल देखूं दोस्तों, 5 के पी पे मिलता था यार। 5 पी क्या पी होता है, राइट। अभी ट्रेल पी 16 का हो चुका है, तो अभी पी इसका बढ़ चुका है 16 का पी। मतलब गवर्नमेंट की कंपनियों को इतने पी नहीं मिलते, राइट। 10-12 का पी उनके लिए बराबर रहता है, राइट। तो ये साल में थोड़ा अर्निंग बढ़ा के ट्रेल ट्रेल अर्निंग 4.9 उम्मीद करके दोस्तों 16 का पी कर रहा हूं अभी भी, राइट। सो पैग रेशियो अभी बिगड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट टूटे। पर ध्यान रखो प्रॉफिट किस पे बेस है, धंधे पे। धंधे बिगड़े नहीं है। तो अगर मैं 14% का सेल्स ग्रोथ उम्मीद करता हूं, 14% से भी अगर प्रॉफिट बढ़े, इंटरेस्ट रेट घटे तब, तो ये 14-15 का पी तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो अभी भी मैं मानूंगा फेयर वैल्यूएशन से कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। फॉरवर्ड लुकिंग क्या, यार 15% से ईवीएम बढ़ना चाहिए, 20% का धंधा मैं उम्मीद कर रहा हूं। सेल्स और प्रॉफिट आने वाले दशक 2030 तक ये कंपनी 80,000 करोड़ का धंधा करेगी, 1 लाख करोड़ का ईवीएम पार होगा। प्रॉफिट इनके 20,000 करोड़ के हो जाएंगे और फेयर वैल्यूएशन 124 की होगी। कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलेंगे दोस्तों, ये मैच्योर कंपनियों में से हुई। ऐसा नहीं है कि ये आपको डिविडेंड नहीं दे पाए, राइट। सो फ्यूचर ब्राइट है दोस्तों। इन डेटा के आधार पे मैं उम्मीद क्या कर रहा हूं दोस्तों, ये चार्ट मैंने आपके सामने रखा है। जब प्रीवियस क्वार्टर 4 के हमने रिजल्ट अपडेट किए थे, तब दोस्तों हमने टारगेट आपको 58 का बताया था। 58 ये आएगा, एक्यूमुलेट कर सकते ये लेवल पे, क्योंकि धंधे सुधरते जा रहे हैं, नए नए एक्सपांशन आते जा रहे हैं। अब देखो ये तो आ गया ऑलरेडी 92, 58 तो क्या 92 तक पहुंच गया। अब क्या, अभी थोड़े समय टारगेट मत सोचो, क्योंकि रैली अच्छा किया है, टारगेट भूल जाओ। अभी एक्यूमुलेट किधर करने का है वो सोचो। अगर ये रह गए हो इधर, अगर नहीं ले पाए, राइट, नहीं ले पाए, तो 58 टू 47 एक आपके लिए एक्यूमुलेशन की जगह बनती है। टारगेट हम बाद में सेट करेंगे, अभी क्या जल्दबाजी है दोस्तों, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर है, कंसिस्टेंट डिविडेंड आने, दिस शुड बी योर टारगेट, राइट। सो दिस इज द अपडेट ऑफ करंट रिजल्ट फ्रॉम माय साइड। कुछ चीजें इन्होंने जो वे फॉरवर्ड की लिखी है, ये भी दोस्तों देख लेनी चाहिए। दोस्तों बैकवर्ड लिंकेज फॉरवर्ड लिंकेज दिए हुए। बैकवर्ड मतलब अब तक क्या चल रहा था, फॉरवर्ड में ये लोग क्या बदलाव ला रहे हैं। एज पर चार्टर्ड कंपनी कैन फंड एनी एंटिटी विच इज बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज विद इंडियन रेलवेज, राइट, with leasing of rolling stock other than Ministry of Railways, funding of railway infrastructure being developed through state JVs, upcoming dedicated freight lines, semi-high speed railway corridors and high-speed train, multi-modal logistic park, non-conventional sources of energy, including renewable energy। याद रखना दोस्तों 2047 में हम इंडिया 100 ईयर का हो जाएगा, तब तक नेट कार्बन फ्री होना है। मतलब पूरे की पूरी रिन्यूएबल एनर्जी से ही हम लोग एनर्जी सोर्स करेंगे। तो रेलवे का भी यही टारगेट है। इन कंटिन्यूएशन ऑफ द अबाउ एंड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड हैज बीन एप्टन, ये दोस्तों रिसेंट अपडेट है। फिनांस रिलीज ऑफ रोलिंग स्टॉक फॉर एनटीपीसी अंडर जनरल पर्पस वेगन इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। टर्म लोन ऑफ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, a railway line from Palwal to Sonipat, being promoted by Haryana Rail Infrastructure, a JV of Government of Haryana. IRFC has also entered into MOU with RITES and IIFCL for strategic collaboration.
दोस्तों फ्यूचर में भी ग्रोथ अच्छा मिल रहा है। राइट फ्रेंड्स, ये डिटेल मैंने आपको इसलिए दी है दोस्तों, इसको बिल्कुल टिप भी मत समझिएगा। हम लोगों का काम टिप देने का है नहीं। वी आई एम अ टीचर, हमारे स्टॉक मार्केट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो ये अपडेट उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग सीख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने कोई एक्सटर्नल डेटा नहीं लिया। मैंने जो रेलवे की बातें भी कही वो किधर से ली, मैंने एनुअल रिपोर्ट से लिया है। देखो यही सब बातें मैंने अभी आप लोगों को बोली। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही मुश्किल चीजें होती है। मैंने आईआरएफसी का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड किया क्योंकि ये डिपेंड है रेलवे पे, तो रेलवे की कुछ बातें होगी। राइट, तो मैंने रेलवे की बातें आपको एनुअल रिपोर्ट से कही। मैंने रिसेंट इन लोगों का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखा कि ये लोगों ने इन्वेस्टर से क्या बातें की और जो रिजल्ट थे उनको कंबाइन किया मैंने मेरी फेयर वैल्यूएशन की शीट में। राइट, तो आई होप आज का जो अपडेट था ये दोस्तों आप लोगों को काम लगेगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या उम्मीद है अलग अलग इंफ्रा की कंपनी से। इंफ्रा में आप किधर पैसा डालो। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू एवरीबॉडी।